हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 44 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से चीन नेपाल संबंध। ठीक है दोस्तों, तो चीन और नेपाल के संबंध से भारत के लिए क्या क्या चिंताएं हो सकती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। और भारत और नेपाल के बीच किस तरह से संबंध है ये भी आज की वीडियो में देखेंगे। और चीन नेपाल के संबंध से भारत में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, भारत के लिए सही होगा या नहीं चीन के नेपाल की बढ़ती संबंध, तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक जानकारी नहीं मिल पाता है, तो ये चैनल आपके लिए बेहतर है कि हम डेली बेसिस पे यानी रोज प्रतिदिन करंट अफेयर जो दृष्टि देती है इसका वीडियो हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे यह प्रतिदिन आपको हर एक टॉपिक का वीडियो के माध्यम से आपके पास उपलब्ध होता रहेगा। जिसमें हम क्या करेंगे कि जो बात इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम पढ़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप शॉर्ट नोट बना करके आप अपने पढ़ाई को और ज्यादा मतलब उस लायक बनाएंगे जो आपको बीपीएससी यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर ही आपका बेस है जो आपको नॉलेज को और बढ़ाएगा और यूपीएससी जैसे एग्जाम में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको क्या होगा, उत्तीर्ण करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक को बेहतर से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसके बारे में भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नेपाल की सेना ने भारत नेपाल सीमा के निकट बनने वाले काठमांडू तराई मधेश एक्सप्रेसवे के छठे पैकेज का निविदा या टेंडर चीन की चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग नामक कंपनी को दे दिया है। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय है, जिससे क्या है कि भारत के पास किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस चीन और नेपाल के बढ़ती संबंध के कारण। इन सभी बातों को देखेंगे। तो इससे संभावित जो प्रश्न है वो देखते हैं कि हाल के वर्षों में मतलब नेपाल सहित भारत के अन्य सीमावर्ती देशों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और इससे निपटने पर प्रयास पर चर्चा कीजिए। यानी जो इन सभी बातों को आज के देखेंगे। तो क्या है, ये देख सकते हैं कि जो चीन भारत के जितने भी सीमावर्ती देश है सभी के साथ वह संबंध को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो इससे जो चुनौतियां आएगी भारत को यानी उत्पन्न होगी, तो इससे निपटने के प्रयास के बारे में आपको कह रहा है कि चर्चा करने के लिए। तो अगर आपको पूछ दिया गया अगर मेंस में, तो आप कैसे इसका सॉल्व लिखेंगे। यानी क्योंकि कोई भी आईएएस बनता है या एसडीएम बनता है या विभिन्न जो भी पोस्ट यूपीएससी और बीपीएससी निकाल करके या यूपीपीसीएससी निकाल करके जो बनते हैं, तो उनसे यही उम्मीद किया जाता है कि देश को कैसे चलाया जाए, देश को एक बेहतर रणनीति कैसे दिया जाए, बेहतर तरीके से कैसे संचालन किया जाए, है ना, और अन्य देशों के लिए जो संबंध है वो किस तरह से रणनीति बनाए। तो उन्हीं बातों के लिए ये आईएएस पीसीएस जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं मतलब यूपीएससी का, तो उनसे यही उम्मीद किया जाता है कि वो देश को बेहतर तरीके से, तो आप इन बातों को समझेंगे तभी तो एक बेहतर ऑफिसर बन पाएंगे। तो इसी चीज को आपको अच्छे से जानकारी लेना है, जिससे आप मेंस में इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। तो देखते हैं आज के इस प्रमुख बिंदु आज के इस टॉपिक में। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि यह एक्सप्रेसवे नेपाल की राजधानी काठमांडू को तराई क्षेत्र में निजगढ़ से जोड़ेगा। ठीक है, जो भारतीय सीमा के करीब है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्ष 2017 में शुरू किया गया था तथा इसे वर्ष 2024 में पूरा किया जाना था। ठीक है, अन्य परियोजनाएं क्या है, तो अगस्त 2022 में यानी नेपाल और चीन के बीच जो अन्य परियोजना है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच किस तरह से परियोजनाएं हैं वो भी है या नहीं, इन सभी बातों को देखेंगे। तो आप जरूर इसे ध्यान से सुने क्योंकि ये फायदा की चीज है। ठीक है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और चीन भी है, लेकिन चीन से हमारा दुश्मनी है, लेकिन नेपाल का जो भारत से संबंध थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगस्त 2022 में चीन ने नेपाल को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए 15 बिलियन का अनुदान देने का वादा किया था। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है चीनी विदेश मंत्री ने इस अनुदान सहायता के तहत चीन किरुंग काठमांडू रेलवे का व्यवहार्यता अध्ययन के साथ नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन तथा नेपाल में एक उर्वरक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समर्थन का भी आश्वासन दिया था। तो जिस तरह से चीन नेपाल में अपना जो कदम बढ़ा रहा है, भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसके बारे में आप लोगों को सोचना है ना। उसके बाद अगला देखते हैं टॉपिक की गौरतलब है कि नेपाल में वामपंथी दल से संबंधित केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद वर्ष 2016 में चीन के साथ दोनों देशों के बीच सीमा पार रेलवे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जिसमें पहला पॉइंट है कि इससे पूर्व अगस्त 2022 में चीन एवं नेपाल द्वारा ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण पर सहमति व्यक्त की गई थी। अगला पॉइंट है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को ट्रांस हिमालय नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन की BRI पहल के तहत नेपाल में संचालित कई रणनीतिक विकास परियोजनाओं में से एक है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2019 चीन एवं नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया गया। नेपाल में बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत, तो क्या है कि नेपाल में जो चीन कर रहा है उसके बारे में देखते हैं कि नेपाल द्वारा बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने के लिए वर्ष 2017 में चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट है कि नेपाल में BRI उपक्रमों में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने काठमांडू का दौरा किया। वर्ष 2019 में चीन ने नेपाल में 2.4 बिलियन $US की विभिन्न परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जो नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7% था। BRI परियोजनाओं के तहत चीन ने नेतृत्व वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और सिल्क रोड फंड SRF के माध्यम से भी ऋण आमतौर पर वाणिज्यिक रूप से दिए जाते हैं। नेपाल की चिंताएं क्या है, तो देखते हैं कि नेपाली सरकार की चीन के साथ 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, नेपाल वाणिज्यिक ऋणों की बजाय चीन से अनुदान और आसान ऋणों को प्राथमिक देता है। दूसरी कि ब्याज दर और पुनर्भुगतान का समय विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों के अनुरूप होना चाहिए। तीसरी है कि BRI परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खुला होना चाहिए। BRI परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण नेपाल सरकार को देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं कि भारत के लिए चुनौती क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से नेपाल में चीन अपना कदम बढ़ा रहा है ना, उसको इकोनॉमी से किस तरह से घेर रहा है, आने वाले समय में नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अगर नेपाल बहुत ज्यादा ही अगर उनसे ऋण ले लिया चीन से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल चीन के गिरफ्त में फंस जाएगा, जिससे नेपाल को अपने चंगुल पे नचाएगा चीन। ठीक है, जो भारत के लिए खतरा का विषय है। तो इस चीज को भारत के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो जब तक भारत के लिए जो चुनौतियां आ सकती है उसके बारे में देख लेते हैं कि चीन का बढ़ता हस्तक्षेप BRI के तहत तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र में ग्यांगरोंग से काठमांडू तक 70 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन की योजना भी शामिल है, जिससे इस क्षेत्र में चीन की पहुंच बहुत मजबूत होगी। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त भारतीय सीमा से इन परियोजनाओं की निकटता किसी भी विषय परिस्थिति में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है।
अब संवेदनशील परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है? तो संवेदनशील परिस्थिति वर्ष 2015 में चीन में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में बढ़ती विकास परियोजनाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से चीन की निकटता के अतिरिक्त नेपाल के स्कूली पाठ्यक्रम में चीनी भाषा को शामिल करना एवं रोजगार के लिए नेपाली युवाओं का चीन की बढ़ते झुकाव को भारत एक चुनौती के रूप में दिखता है। और जिस तरह से वही ने कह रहा है कि जिस तरह से चीनी भाषा अब शामिल करने का और रोजगार को जिस तरह से युवाओं चीन के जो कंपनियां हैं उसमें रोजगार अधिक से अधिक लेना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वह चीन अपनी गिरफ्त में फंसाना चाहता है नेपाल को। ठीक है, जिससे आने वाले समय में वह नेपाल को इस तरह से अपने कब्जे में ले लेगा जो भारत के लिए वो खतरा का विषय होगा। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि हिमालयन क्वाड, ठीक है, तो विशेषज्ञों के अनुसार चीन हिमालय क्षेत्र के 3 अन्य देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में अपनी पहुंच मजबूत कर एक हिमालय क्वाड स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि हिमालय जिस तरह से भारत के मतलब ऊपर की 3 भागों में है ना मतलब आप देख सकते हैं नेपाल उधर के अरुणाचल प्रदेश से है ना, जैसे भारत के चित्र है, भारत के चित्र से यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो इस तरह से पूरे ऊपर से लेकर के इस तरह से पूरे यहाँ तक है जो जम्मू कश्मीर के इस भाग तक, तो ये पूरे हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, तो चीन क्या कर रहा है, इधर के नेपाल है, इधर अफगानिस्तान कुछ भाग है और क्या है मतलब ये पाकिस्तान है इधर का भाग, सभी को अपने गिरफ्त में वो फंसाना चाहता है। ठीक है, तो ये भारत के लिए खतरा का विषय हो सकता है। अपनी पहुंच मजबूत कर एक हिमालय क्वाड स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत के लिए यह क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया है। ये बात आप देख चुके हैं कि किस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में अपना प्रकोप दिखा रहा है, जिससे भारत के लिए यह चिंता का विषय है ना। तो इसके लिए भारत सरकार को और अधिक ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, जिससे इन देशों से अपना सुरक्षा कर सके। अगला देखते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है CPEC का, और ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क THCM, ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क, ठीक है, जैसे नए चीनी वित्तपोषित आर्थिक गलियारे न केवल व्यापार को प्रभावित करेंगे बल्कि मेजबान देशों के रणनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार इन परियोजनाओं के माध्यम से चीन हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अगला पॉइंट है कि द्विपक्षीय संबंध। नेपाल एक स्थलरूद्ध देश है जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और पारगमन के लिए भारत पर रहा है, परंतु चीन के निवेश ने नेपाल को एक नया विकल्प प्रदान किया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से पड़ोसी देशों के अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भारत की पहुंच को बढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, और ये देख सकते हैं इंडिया के ये जो उत्तराखंड है, तो यहाँ ये पूरे ये चीन अपना क्या है बढ़ाते जा रहा है, उत्तराखंड से सटा हुआ है ना ये चाइना का। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत नेपाल संबंध किस तरह से है। तो भारत और नेपाल घनिष्ठ पड़ोसियों के रूप में मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच खुली सीमा, लोगों के बीच पारिवारिक एवं सांस्कृतिक संबंध है, इसे मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अगर आप लोग बिहार साइड से होंगे तो बिहार में क्या है कि मधुबनी है, सीतामढ़ी है, ये सब अधिक बहुत ज़्यादा ही सांस्कृतिक और पारिवारिक रूप से नेपाल के लोगों के द्वारा जुड़े हुए हैं। और नेपाल के जो नेपाल के तराई क्षेत्र है जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ के मैक्सिमम मरीज जो है वह बिहार के जो दरभंगा है, दरभंगा के DMCH उसमें आते हैं। तो इस तरह से वो घनिष्ठता बना हुआ है, लेकिन वो घनिष्ठता को चीन चाहता है तोड़े। ठीक है, अगला है कि दोनों देश लगभग 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरती है। और नेपाल जो है वह
जो भारत है, भारत के 5 राज्य है, जैसे सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, इन सभी 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं और टोटल लगभग 1850 किलोमीटर जो सीमाएं हैं वह सटे हुआ है, ठीक है, साझा करता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि ने माध्यम से दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का एक मजबूत आधार प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग देखने को मिलती है। भारत द्वारा नेपाल सेना को आधुनिकीकरण में उपकरणों की आपूर्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से आने वाले युवाओं, वर्तमान में लगभग 32,000 नेपाली गोरखा सैनिक की लगातार भर्ती की जाती है। जी, ये बिल्कुल आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि गोरखा जो रेजिमेंट है उसमें नेपाल के जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में पता है नेपाल के बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें ज़्यादातर नेपाली है ना, ये भी चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि हाल के वर्षों में भारत द्वारा तराई क्षेत्र में 10 सड़कों के उन्नयन के माध्यम से सीमा अवसंरचना के विकास में नेपाल की सहायता की गई। जोगबनी और विराटनगर, जयनगर, बर्दीवास, जयनगर जो है वो भी मधुबनी का सबसे मतलब अच्छा एरिया है, जो नेपाल के बहुत ज़्यादा ही वहाँ से व्यापारिक संबंध होते हैं, यानी वहाँ के बिजनेसमैन जो होते हैं एक दूसरे के आते जाते हैं, एक दूसरे के ट्रांसफर करते हैं अपने सामान को। के सीमा पार रेल संपर्क के विकास और वीरगंज, विराटनगर और भैरहवा तथा नेपालगंज में एकीकृत सुरक्षा चौकियों की स्थापना आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सांस्कृतिक में आप देख सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौता ज्ञापन या समझौतों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें पहला देख सकते हैं कि साहित्यिक कला अकादमी भारत और नेपाल जो भारत में है और नेपाल के जो अकादमिक है उनके बीच क्या है समझौते हुए हैं। दूसरा क्या है कि दूरदर्शन जो भारत में है और नेपाल टीवी इन दोनों के बीच हुआ है। भारतीय प्रेस परिषद और नेपाल की प्रेस परिषद के बीच हुआ है। ललित कला अकादमी जो भारत में है और नेपाल के जो ललित कला अकादमी इन दोनों के बीच क्या है आपसी समझौते हो रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों में 3 सिस्टर्स सिटीज यानी काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर, अयोध्या के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। काठमांडू से वाराणसी के लिए, लुम्बिनी से बोधगया और जनकपुर के अयोध्या के विकास के लिए यह समझौता ज्ञापन है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल, बिस्मटेक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का साझा सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो भारत को अपनी पड़ोसी देशों में चीन के हस्तक्षेप को कम करने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौते के साथ समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है कि नेपाल ने मार्च 2022 में 500 मिलियन US$ के अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन अनुदान को स्वीकार किया था। इस अनुदान का उद्देश्य नेपाल के महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क और बिजली पारेषण लाइन के उन्नयन का वित्त पोषण करना है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए 659 मिलियन US$ की सहायता प्रदान की है। उसके बाद अगला है पॉइंट की आगे की राह में कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच मजबूत करने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के तीव्र विकास पर जोर देना चाहिए। तो आपने संभावित प्रश्न पहले ही देख चुके हैं, तो किस तरह से यह टॉपिक को आपको समझ में आया आप अपने से जरूर एनालाइज करें और कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।